हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले जो है कंटिन्यूअस बॉडी के सीएम की स्टडी करेंगे। तो कंटिन्यूअस बॉडी में सबसे पहले हम रॉड का देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। जैसे ये आपका रॉड है, इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहली बात, ठीक। और रॉड का जैसे आप सीएम जानते हैं, थिन वायर है, यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा नहीं है, थिन वायर है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पहले ही ऊपर नोट कर दिया है सीएम ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। अगर थिकनेस ज़्यादा है, सिलिंड्रिकल हो जाएगा, तो उसका फार्मूला अलग है। तो यहाँ पर जो है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ नेचुरल है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में होगा, इसके ठीक सेंटर पर, ठीक है ना, उसी को ड्राइव करना है। तो जब हम इसका अब तक जो हमने सेंटर ऑफ मास पढ़े हैं उसमें पार्टिकल का पढ़ा है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि हम बॉडी में से एक हमें पहले पार्टिकल चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या किया कि ये रॉड था, जैसे ये हमारा पेन है, ऐसे यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ओरिजिन लगा दिया और एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट चूज किया पहले। क्यों चूज कर रहे हैं पार्ट? क्योंकि जब हम स्टडी स्टार्ट किया है सीएम की, तो हमने जो फार्मूले नोट किए वो पहले काहे के किए हैं? पार्टिकल के किए हैं, ठीक। पार्टिकल का नोन है आपके लिए। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर dx का एक स्मॉल पार्ट चूज किया, रॉड की टोटल लेंथ l ले ली है और यहाँ पर हमने ओरिजिन अटैच कर दिया, रॉड के ऊपर ही x एक्सिस ले लिया है। तो यहाँ पर हमने नोट भी कर दिया है, लेट मास ऑफ द रॉड ये m है और लेंथ l है। तो लेट x एक्सिस बी अलोंग द साइड ऑफ द रॉड, रॉड के साइड में ही x एक्सिस ले लिया है। एंड ओरिजिन जो है कोइंसाइड विद द वन एंड ऑफ द रॉड, और ओरिजिन यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, यहाँ से एक लेंथ dx का एलिमेंट चूज किया एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से x डिस्टेंस पर, ठीक। जो आप एलिमेंट चूज करेंगे उसका कोऑर्डिनेट हमको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है कि हम जो आपने ये चूज किया है इसका पहले मास निकालें, क्योंकि आपका जो फार्मूला था एक्स सी एम का वो एक्स डी एम अपॉन डी एम है। एक्स कोऑर्डिनेट उसका होगा और डी एम स्मॉल पार्टिकल का मास है, ठीक। देखिए, तीन तरह के जो बॉडी हैं वो हमारे यहाँ आती हैं फिजिक्स में। एक तो लेंथ वाइज होती है, जैसे रॉड हो गया थिन रॉड, उसी में थिन वायर भी आ जाएगा, ठीक। उसमें हम जब मास निकालेंगे स्मॉल एलिमेंट का, तो हम टोटल मास को लेंथ से डिवाइड करेंगे। कहीं कहीं पर लिनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं उसको, है मास अपॉन लेंथ, ठीक। ये समझ लें कि यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। इसी तरह से जैसे कोई सीट है, डिस्क है, तो उसमें अगर हमें मास निकालना होगा आर डिस्टेंस पर, अंदर स्ट्रिप बनेगी रिंग की, तो वहाँ पर जब हम निकालते हैं डिस्क में तो मास पर यूनिट एरिया। और तीसरा होता है बॉडी, सॉलिड बॉडी, जैसे आपका सॉलिड स्फीयर है, कोन है, उसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम। तीन तरह के मिलेंगी बॉडी जो होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? सिंपल वायर है, इसमें मास पर यूनिट लेंथ। तो हमने जब स्मॉल पार्ट का मास निकाला तो मास पर यूनिट लेंथ लिया और जितने मास का लेंथ का निकालना था उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ये यूनिटरी मेथड भी है, अगर भूल जाए तो एल लेंथ का मास m है तो dx लेंथ का मास कितना होगा निकल आएगा, ठीक। इसी तरह से एरिया में मास अपॉन एरिया, वॉल्यूम में मास अपॉन वॉल्यूम, उसमें फिर dA मल्टीप्लाई होगा, यहाँ dV मल्टीप्लाई होता है। आगे चल के जो डेरिवेशन अगर आप और करते हैं तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर x dm अपॉन x उसका कोऑर्डिनेट होगा, जो आपने पार्ट चूज किया उसका कोऑर्डिनेट x ही है, इसलिए यहाँ x रहने दिया। dm की यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी। हमने फार्मूला को लिखते समय बताया था कि जो dm आपका मास है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का तो dm को हम सीधे मास m लिख देते हैं। अगर डेंसिटी वेरिएबल है तो ब्रेक करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, मास कैंसिल हो गया, ये 1/L यहाँ बाहर करें इंटीग्रेशन से, x वेरिएबल है, dx क्योंकि लिखा हुआ है, और लिमिट लगाएं। लिमिट हमेशा लगाते समय dx, और इस पर ध्यान दें कि जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, यहाँ x वेरिएबल है, x यहाँ कोऑर्डिनेट है, इसलिए लिमिट कोऑर्डिनेट की लगाई जाएगी। इसकी कोऑर्डिनेट जो आपने ये लेंथ लिया है रॉड का, वो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है और लास्ट में कोऑर्डिनेट l होगा, इसलिए 0 to l। तो 0 to l लिमिट लगाई और x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x²/2 होगा। 1/2 को बाहर करें, अपर लिमिट डालें, माइनस लगा के लोअर लिमिट डालें, और फिर यहाँ पर ये l एक कैंसिल हो गया, l/2 हो गया। आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी वायर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पर होगा।
इसके बाद आप सीएम जो है वो यूनिफॉर्म थिन सेमी सर्कुलर वायर का देखेंगे। जो सेमी सर्कुलर वायर है हमारा, वो अगर पूरी रिंग होगी तब तो सीएम सेंटर पर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाफ रिंग है तो हाफ रिंग का ये हमने रिंग ले ली है, इसका आपको सीएम निकालना है। यहाँ पर इस जगह पर ओरिजिन अटैच किया, एक ये एक्स एक्सिस ले लिया, एक ये वाई एक्सिस ले लिया। नेचुरल है कि जो हमारा ये होगा आपका, ये आपका वाई जो एक्सिस है वो यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं, इससे ये, नहीं तो यहाँ हमें दोनों कोऑर्डिनेट निकालने पड़ जाएंगे। अगर हम वाई एक्सिस यहाँ पर लगाते हैं और ओरिजिन यहाँ पर है तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो इसका जो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सीएम होगा वो कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस पर। समझ गए ना। अगर आप ओरिजिन यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ क्या होगा कि एक्स एक्सिस भी निकालना पड़ेगा और वाई एक्सिस भी, ठीक है। इसलिए उसको इजी बनाने के लिए हम ओरिजिन हमने यहाँ पर अटैच करेंगे और वाई एक्सिस लेंगे, हम उसी पे केवल एक ही कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक। अब जरा रिंग में देखें, ये आपने ओरिजिन एक्स एक्सिस लगाया, यहाँ से थीटा एंगल पर एक स्मॉल पार्ट चूज किया, ठीक है। कितना लिया पार्ट, डी एक्स। इसका जो पार्ट आपने चूज किया है ये सेंटर पर एंगल डी थीटा बना रहा है, ठीक है, डी थीटा। अंदर इसके नोट करें यहाँ पर डी थीटा, यानी कि स्मॉल एंगल है बहुत। अब इस पॉइंट का जो आपने चूज किया है इसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई ले लिया है, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें, थीटा होता है आर्क बाई रेडियस, तो ये कितना होगा डी थीटा, ये डी एक्स हो गया आर्क, और रेडियस कितनी है आर, ठीक है। तो यहाँ आर लिख लिया तो डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा हो गया, ओके। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई ले लिया, तो यहाँ से आप कॉस थीटा और साइन थीटा लगाएं। अगर कॉस थीटा लगाते हैं तो बेस एक्स अपान हाइपोटेनस ये आर हो जाएगा, तो एक्स अपान आर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ आर कॉस थीटा। इसी तरह से इसमें साइन थीटा लगा दें तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो वाई अपान आर, तो वाई हो गया आर साइन थीटा। समझ गए होंगे बात, ठीक। यहाँ पर भी लिनियर मास डेंसिटी है, तो लेट मास ऑफ द रिंग एम ले लिया, टोटल रिंग का मास हाफ का, ठीक। उसमें आप लेंथ डिवाइड करें, इसकी लेंथ कितनी होगी पाई आर, ठीक। तो पाई आर से डिवाइड करें और जिस लेंथ का आपको कैलकुलेशन करना है वो लेंथ कितनी है आर डी थीटा, तो आर डी थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर लें, ठीक। आर ये कैंसिल हो गया, ये एम डी थीटा अपान पाई आ गया, ठीक। अब हमें एक्स सी एम तो निकालना नहीं है, हमें केवल वाई सी एम निकालना है, ओके। तो वाई सी एम क्या होगा, इंटीग्रेशन वाई डी एम अपान डी एम। समझ गए होंगे। तो अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, किसकी, पहले वाई कोऑर्डिनेट की, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है आर साइन थीटा, ठीक है। और डीएम की वैल्यू पुटअप कर दो, ये वाली, ये कैलकुलेट की एम डी थीटा अपान आई, ठीक। और डिवाइडेड बाई कंटिन्यूअस वायर है, मास इसका टोटल डीएम का सीधे एम लिखें, ठीक। अब यहाँ चेक करो, एम कैंसिल हो गया, आर अपान पाई को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लें, लिमिट लगाएं, लिमिट चेक कर लें, यहाँ पर वेरिएबल थीटा है। तो जो आपने ये ऐसे ये रिंग बनाई है, इसकी जो स्टार्टिंग है ये एक्सिस है, यहाँ से थीटा चूज किया है, ठीक। तो ये जो लाइन आप चूज कर रहे हैं इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, रेफरेंस लाइन ये है, और ये पॉइंट यहाँ पर है ना, तो ये पॉइंट ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ते यहाँ पर पहुंचा लास्ट में, तो ये रेफरेंस लाइन से यहाँ पर घूम के ये कहाँ पहुंचा, इस जगह। तो टोटल एंगल कितना हुआ पाई, इसलिए लिमिट 0 टू पाई। समझ में आ गई, लिमिट समझ में आनी चाहिए, 0 टू पाई, ये बन गया 0 टू पाई, ठीक। अब इंटीग्रेशन कर दें और वैल्यू डाल दें उसमें आप, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। बेसिक इंटीग्रेशन लर्न करने पड़ेंगे। तो वाई सी एम इज इक्वल टू आर ओवर पाई साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, रख दें वैल्यू आप, माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई आर ओवर पाई माइनस
कॉस पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0। तो r ओवर पाई, ये माइनस माइनस यहाँ कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो 1 + 1 यानी 2r ओवर पाई। ये लिख लिया है इधर वाला। अगर हाफ रिंग का डेरिवेशन होम एग्जाम में कराया जाए तो करना, नहीं तो फार्मूला सीधे लर्न करें। एक आपको मेथड बस आ गया कि हाँ इस तरह से इंटीग्रेशन करके इनको निकाला जाता है। इसके बाद आप जो अदर फार्मूले हैं जो वेरिएबल मास सिस्टम के, उनको हम डायरेक्ट लेंगे और सेमी सर्कुलर वायर से ही स्टार्ट करेंगे इसको। तो जो अभी आपने डेरिवेशन किया है, सेमी सर्कुलर वायर, ये आपकी हाफ रिंग थी, इसमें ये वाई एक्सिस लगाया, ओ से सी सेंटर ऑफ मास है, तो ओ से सी तक डिस्टेंस 2r ओवर पाई है, जबकि r इसकी रेडियस है। ठीक, इसके बाद यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। सेकंड, रॉड का हमने यहाँ पर पहले ही करा दिया, वो यहाँ नहीं लिख रहे हैं। यूनिफॉर्म, अब नोट करते जाएं आप, सेमी सर्कुलर सीट या डिस्क समझ लें, प्लेट है, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट, यानी डिस्क जो है वो हाफ कट है। डायग्राम एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ऊपर लिखते जाना क्या चीज़ है। ये सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसमें भी वाई एक्सिस को सेंटर पर लेकर ड्राइव नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। ओ से सी तक की डिस्टेंस, ये डायरेक्ट लर्न कर लेना डिस्टेंस, ये 4r/3 पाई है, 4r/3 पाई, ये r है। क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि सीएम हमने कहाँ से निकाला है। इसके बाद हेमी स्फेरिकल शेल, हेमी स्फेरिकल शेल, हाफ हेमी स्फेयर है। इस डायग्राम सब एक ही जैसे बनेंगे लगभग, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसमें जो डिस्टेंस है वो r/2 पर है। सॉलिड हेमी स्फेयर, सॉलिड हेमी स्फेयर, इसका भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा, y, ये c, ये o, ये r, ये 3r/8 पर है। सॉलिड हेमी स्फेयर 3r/8 पर। इनके सबके डेरिवेशन इंटीग्रेशन से हो जाते हैं। जैसे आपने ये रिंग का निकाला है, ठीक उसी तरह से वो भी ड्राइव होते हैं, बस थोड़ा टिपिकल हो जाते हैं लेकिन ड्राइव हो जाते हैं सब। इसके बाद सॉलिड कोन h/4 पर है। ये हमारा 5th में सॉलिड कोन, हाइट है h, तो हमारा ये जो सेंटर ऑफ मास इसके बेस से वो h/4 पर है। इसके बाद हॉलो कोन,
ये h/3 पर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट भी आए हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देते हैं कि CM कहाँ पर होगा, हैं? हाँ, ये डिस्टेंस पूछ लेते हैं कि बेस से कहाँ पर है ये। आप अगर ओल्ड पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे मिल रखे होंगे लगाए। ये वाले नोट हो गए होंगे दोनों। यानी ये वो पॉइंट है जहां पर जो है इनका सारा मास जो है वो कंसंट्रेट होगा। ये लिख लिए दोनों। अब आप इसके बाद हेडिंग डालना वेलोसिटी ऑफ CM, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, वो लिख लिया उधर। तो जो वेलोसिटी अब निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की, तो नेचुरल है कि आपने जो पोजीशन वेक्टर निकाला है उसी को आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी निकल आएगी। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ CM में आपने ये फार्मूला लिख लिया सेंटर ऑफ मास को, और इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, बोथ साइड्स। तो ये भी dr/dt हो गया, मास कांस्टेंट है। यहाँ dr1/dt, यहाँ dr2/dt। dr1/dt क्या होगा? ये इसकी इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी होगी। तो आपका ये वेलोसिटी CM का फार्मूला बन गया, बिल्कुल उसी तरह है। m1v1 प्लस मोर देन 2 के लिए भी ऐसे ही लिख लेना, डायरेक्ट आप यूज कर लें, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि इसमें v1 और v2 में वेलोसिटी के वेक्टर हैं। इसका मतलब है कि आपको जो वेलोसिटी पार्टिकल की दी जाएगी, यहाँ जब पुटअप करेंगे तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, IJK के फॉर्म में, ठीक है ना। तो वेक्टर है, वेक्टर लगा हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में पुटअप करें, ठीक है ना। यानी कि उनकी वेक्टर वगैरह दिए होंगे, उनको रखकर तब निकालें आप वेलोसिटी को, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एक्सीलरेशन ऑफ द CM, एक्सीलरेशन ऑफ द CM। तो ये जो इक्वेशन आपने बनाई है, इक्वेशन नंबर 2, इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। तो एक्सीलरेशन CM का बन जाएगा dvCM/dt m1 dv1/dt प्लस m2 dv2/dt डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। ये बन गया आपका। मोर देन 2 के लिए भी इसी तरह से फार्मूला बना लेना। इसमें भी जो है आप जो है वो वेक्टर फॉर्म में रखेंगे जब भी आप वैल्यू पुटअप करें यहाँ पर। तो फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से, और न्यूमेरिकल भी बहुत आसान होते हैं। जैसे आपने पोजीशन वेक्टर के न्यूमेरिकल लगाए थे ना, उसी तरह से वैल्यू पुटअप करो, सीधे निकल आएगा। बस है वेक्टर, ये ध्यान रखना, बिना यूनिट वेक्टर के मत रखना।
अब वो स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी जा रही है तो अलग है, एक ही डायरेक्शन को आप वेक्टर हटा दें, समझ गए होंगे बात। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ले लें आप डायरेक्ट, नहीं तो यूनिट वेक्टर लगाएं आई और माइनस आई, ठीक है ना, वेक्टर के साथ रखें, मतलब ऐसे नहीं यूज करें। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, मोशन ऑफ सीएम इज कंट्रोल्ड बाई, मोशन ऑफ सीएम इज कंट्रोल्ड बाई एक्सटर्नल फोर्स ओनली, मोशन ऑफ सीएम इज कंट्रोल्ड बाई एक्सटर्नल फोर्स ओनली। लिखा, लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सीएम, पोजीशन वेक्टर ऑफ सीएम ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाई, फिर फार्मूला लिखें पोजीशन वेक्टर का, m1 r1 m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये जो m1 प्लस m2 है ये मिलाकर हमारा टोटल मास होता है सिस्टम का, ठीक। इसमें भी डॉट डॉट लगा दें, मोर देन उसके भी लेट टोटल मास m है, तो हम m1 प्लस m2 इसकी जगह पुटअप कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने डायरेक्ट यहाँ लिख लिया, m1 r1 m2 r2 डॉट डॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ लिख देना डिफरेंशिएट, आप अभी डिफरेंशिएट कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर VCM आ जाएगा, यहाँ m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट डॉट। कैपिटल M टोटल मास ले लिया है बॉडी का, m1 m2 और m3 वगैरह जो है वो इंडिविजुअल मास हैं पार्टिकल के। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट। थ्योरी को अगर एक्सटेंड करना हो तो पहले d/dt करके और उसके बाद आप नोट करना ACM, ठीक है ना। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें, ये क्या हो जाएगा ACM, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये हमारा m1 a1 प्लस m2 a2 ये आ जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड में आपने लिखा है ये आपका टोटल मास है ये वाला, ठीक है ना, और यहाँ पर ये टोटल जो है आपका एक्सीलरेशन है। यहाँ अभी आप जो हमने ये वैल्यू पुटअप की है अभी यही लिख दें जरा, dVCM अपॉन dt। ये जो आपका आया है ये इंडिविजुअल पार्टिकल में फोर्स हैं जो लग रहे होंगे ना, जो इंडिविजुअल पार्टिकल में फोर्स है। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर सकते हैं dVCM अपॉन dt इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट डॉट। और ये जो फोर्स हैं इनमें दोनों तरह के फोर्स होंगे, एक F एक्सटर्नल भी होगा और दूसरा F इंटरनल भी होगा। नेचुरल है कि जब आपने पूरा सिस्टम एक बना लिया तो F इंटरनल 0 होंगे, ठीक। इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए होंगे लेकिन F इंटरनल यहाँ पर 0 होगा। इसका मतलब है ये न्यूटन्स लॉ का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा सेंटर ऑफ मास के उससे दिखा देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है पहले ही बता चुके थे कि न्यूटन्स लॉ में जो फार्मूला आपका बनता है उसमें जो एक्सीलरेशन यानी कि जो मोशन है वो सेंटर ऑफ मास का। यानी पूरे सिस्टम का मास, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं सिस्टम के अंदर उनका टोटल मास अगर m ले लें, ठीक, और सेंटर ऑफ मास का मोशन ये है VCM क्या है, वेलोसिटी किसकी है, सेंटर ऑफ मास की। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स उनको कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि सबको सिस्टम बना लिया तो इंटरनल कैंसिल हो गए।
वो चीज़ कई बार आप नीचे नोट कर दें। लिखिए ए पार्टिकल ऑफ मास एम, कैपिटल एम लिखना, ए पार्टिकल ऑफ मास एम एसोसिएटेड विद सी एम, ए पार्टिकल ऑफ मास एम एसोसिएटेड विद सी एम is therefore accelerated as if all external forces simply acted on it. This is an extended form of Newton's second law. This is an extended form of Newton's second law. We can apply this formula. ये ध्यान रखना, एक्सटेंडेड फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ की. We can apply this formula separately in x and y direction. इसका मतलब अगर x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसमें वेक्टर हटा ले रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं, या जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन की है और डिवाइडेड बाई dt आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, x में सेपरेट और y में सेपरेट लगा सकते हैं. ठीक है ना. इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मास एक्सीलरेशन cm का x डायरेक्शन में, x में सेपरेट y में सेपरेट. ठीक है. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो x डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उनसे आप एक्सीलरेशन का x डायरेक्शन निकाल लेंगे, और जो y में लग रहे हैं उनका y डायरेक्शन में. तो हम ए सी एम किधर, y डायरेक्शन का, यानी सेपरेट भी लगा सकते हैं आप, और वेक्टर फॉर्म में कंबाइंड करके भी लगा सकते हैं. आप न्यूटन्स के जो स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ते हैं उसमें जो लीनियर मोशन हो रहा है वहाँ x डायरेक्शन में ही लगाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर यूज नहीं करते, सीधे आप एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक है ना. एक्स वाई नहीं, नीचे लिख दें हैंस मोशन ऑफ सी एम, हैंस मोशन ऑफ सी एम is controlled by, hence motion of CM is controlled by external force only. External force only. ये इस फार्मूला से क्लियर है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को कंट्रोल करेगा. समझ गए ना. इंटरनल फोर्स से नहीं होता है. ठीक. इसका एक बहुत अच्छा कई एग्जाम्पल है नेचर में. जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जैसे कोई क्रैकर है और वो ऊपर जा रहा है, मान लो यहाँ पर उसका एक्सप्लोजन नहीं हुआ तो ऐसे वापस आ जाएगा. कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? ये ऊपर गया क्रैकर, फिर नीचे वापस आ गया, लग रहा है कोई एक्सटर्नल फोर्स? ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से आपने वेलोसिटी दी, ऊपर गया क्रैकर. ठीक है. मान लो एक्सप्लोजन नहीं हुआ यहाँ पर, तो वैसे ही गिर जाएगा आके कोई चीज. ठीक. तो अगर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी है, और ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के को कंट्रोल करेगी मोशन को. अब जरा ध्यान दें, मान लीजिए यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट इधर गया तो दूसरा किधर जाएगा? ये ऐसे. क्या होगा मालूम? दोनों पार्ट का सीएम अब इसी पाथ को फॉलो करेगा. आप यहाँ समझने की कोशिश करें. जैसे यहाँ पर जाकर अगर एक इधर को गया, एक इधर गया पार्टिकल, तो क्रैकर्स अगर ब्रेक न हुआ होता तो इसी पाथ में वापस आ जाता. अब जब एक पार्ट इधर गया, एक इधर गया, तो जब ये यहाँ पर होगा, ये पार्टिकल यहाँ होगा, इन दोनों का सीएम यहीं पर होगा, इसके ऊपर. समझने की कोशिश करें. जिस समय ये पार्टिकल यहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा, इन दोनों का सीएम इसके ऊपर होगा. समझ गए ना. इसका मतलब ये जब ब्रेक हुआ है तो इसमें इंटरनल फोर्स लगे. इंटरनल फोर्स सीएम के मोशन को इफेक्टेड नहीं करेगा. ठीक है. वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो ब्रेक ना हुआ होता. ठीक इसी तरह से समझ लें कि प्रोजेक्टाइल मोशन है ये
इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, ठीक, एक पार्ट यहीं गिर गया रेस्ट में आकर, इसका न्यूमेरिकल भी कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगला पार्ट कहाँ जाएगा? अगला पार्ट आगे गिरेगा जाके। ध्यान देना, इस पॉइंट पर जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो ये यहाँ होगा, इन दोनों का सीएम इसी के ऊपर होगा। जब ये ब्रेक ना हुआ होता तो ये इस पाथ को फॉलो करता, अब भी इसी पाथ को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो एक ही लग रहा है, ग्रेविटी। बात समझ में आ रही ना? इंटरनल फोर्स क्या करेंगे, उसके इंडिविजुअल पार्टिकल को कर देंगे इधर उधर, लेकिन उसका जो सारे पार्टिकल्स को मिलाकर उसका जो सीएम होगा वो एक्सटर्नल फोर्स अब भी उसको कंट्रोल करेगा, तो इसी पाथ को फॉलो करेगा। आपका क्रैकर अगर ये ऊपर जाता है और कई पार्ट में डिवाइड हो जाए तो आपने देखा होगा ऐसे जाएंगे पार्टिकल इधर, लेकिन सीएम उसी लाइन को फॉलो करेगा अगर वो ब्रेक ना हुआ होता है। समझ गए बात? तो नोट करें, हेंस मोशन ऑफ सीएम इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, as in explosion in air, as in explosion in air, its fragment move here and there under the action of, its fragment move here and there under the action of internal forces, under the action of internal forces, but CM follow the same parabolic path, या जो भी हो, CM follow the same पाथ लिख दो, या पाथ दोनों हो सकते हैं। प्रोजेक्टाइल में पैराबोलिक है, क्रैकर सीधे गया तो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? तो सेम पाथ लिख दें, as it would have followed, as it would have followed in absence of any explosion, absence of any explosion, ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे यहाँ, जैसे ये तो है ही, क्रैकर्स वाला है, बाइनरी स्टार सिस्टम है, कई सारे इसमें एग्जाम्पल हैं जो बुक्स में दिए रहते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो केवल सीएम को फॉलो करता है, यानी सीएम जो है किससे कंट्रोल होगा, एक्सटर्नल फोर्स से कंट्रोल होगा। समझ गया ना? तो ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।